मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा शौखर चंचल टाइप की लड़की थी। मेरा नाम अंशिका है। मुझे हमेशा से ही शादी करने का बहुत शौक था, पर मेरे घर वाले मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाने वाले थे। मैं कहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो ताकि मैं सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से रह सकूं। और आज मेरे लिए एक बहुत ही अमीर आदमी का रिश्ता भी आया था, लेकिन अब मैं शादी के नाम से घबरा रही थी, डर रही थी। हालांकि इससे पहले तो मुझे शादी करने का बड़ा ही अरमान था, लेकिन अब जब रिश्ता आया तो मैं शादी के नाम से ही डर रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि यहाँ से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि 1 महीने पहले मेरे साथ जो कुछ हो चुका था, शादी होने के बाद मेरे पति को सब कुछ पता चल जाता और मेरी जग हंसाई हो जाती। और मैं ये सच्चाई किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इस सच्चाई को छुपाना चाहती थी। पर मेरे माँ बाप थे कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं तो इतने गुस्से में थी कि लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी में भी वो मुंह पर सेहरा पहनकर आया था, लेकिन जब शादी की रात मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि ये तो वही आदमी था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त की सालगिरह थी और मेरे माँ बाप मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे थे। मैं अपने घर वालों की लाडली थी, वो मेरी हर बात मानते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर वो मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देते थे, जैसे कि रात के टाइम किसी के घर जाना। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, अपनी दोस्त के घर तुम सुबह में चली जाओ और जाकर उसको विश कर दो, कोई गिफ्ट भी उसको दे देना, उसके साथ टाइम गुजार लेना, लेकिन रात को घर से बाहर मत रहना। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? जब पार्टी रात को हो रही है तो मैं सुबह क्या करने जाऊंगी? और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरी और भी सहेलियां होंगी, और फिर कोमल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज़ हो जाएगी, और फिर कोमल का घर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और फिर अभी तो पार्टी में 1 हफ्ता था, लेकिन मैंने पहले से ही शोर डाला हुआ था। मुझे अपने घर वालों का पता था कि वो मना कर देंगे, इसीलिए मैं पहले से ही अपने घर वालों को मना रही थी। और जैसी कि मुझे उम्मीद थी, पापा ने तो साफ इनकार कर दिया था कि रात के समय मुझे तुम्हारा घर से बाहर जाना और पार्टियां करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे बड़ा मेरा भाई भी था जो बहुत ही गुस्से वाला था। मेरे घर में पापा से तो सभी डरते थे, पर भाई से तो सबसे ज़्यादा डरते थे। उस तक तो अभी बात पहुंची भी नहीं थी, अगर पहुंच जाती तो क्या होता। मेरी मम्मी तो एकदम भगवान की गाय थी। वो वैसे कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार भी मुझसे कहने लगी, चुप कर अंशिका, लड़कियों को थोड़ा संस्कार में रहना चाहिए, अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए। आजकल का ज़माना ख़राब है, इसलिए तुझे रात में जाने के लिए मना किया जा रहा है, और फिर तुझे दिन में जाने की खुली छूट है। तू जितना चाहे अपनी दोस्त से मिल ले, उससे बातें कर ले, उसके साथ टाइम बिता ले, लेकिन रात में जब तुझे मना किया जा रहा है तो मान क्यों नहीं जाती? हम लड़कियों का ग्रुप था, हम स्कूल से कॉलेज में एक साथ पहुंचे थे, और मेरी जिस सहेली की सालगिरह थी वो सबसे ज़्यादा अमीर थी, बहुत बड़े बंगले में रहती थी। उसका नाम कोमल था। अभी 1 हफ्ता था और वो पहले से ही तैयारियां कर रही थी। उसने कहा कि मेरे पापा मुझे बर्थडे में गाड़ी दे रहे हैं और सालगिरह में आने वाली सब लड़कियों के लिए रिटर्न गिफ्ट में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, वो भी बड़ा वाला। मैं तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी, और मुझे तो मोबाइल के अभी से सपने भी आने लगे थे, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे एक छोटा सा मोबाइल लेकर दिया हुआ था और बड़ा मोबाइल लेकर देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि ना तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे और ना ही मेरे घर वालों को ये पसंद था कि लड़कियां बड़ा वाला फ़ोन चलाएं। मेरे पापा का कहना था, तुम्हें बड़े फ़ोन का करना ही क्या है, तुम्हें बस कहीं बाहर हो तो हमें खैरियत ही देनी है, और वो इस मोबाइल से भी दे सकती हो। मैं नहीं चाहता इस उम्र में तुम्हें बड़ा मोबाइल देकर दूं और तुम राह से भटक जाओ। हम सब लड़कियों का प्लान था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, डांस करेंगे, वीडियो बनाएंगे और सेल्फियाँ लेंगे, खाएंगे पिएंगे और पूरी रात मस्ती करेंगे। ऐसे में जब मैं उनको कह देती कि मुझे तो मेरे घर वाले आने के लिए अनुमति नहीं दे रहे, तो उन सब का मूड ख़राब हो जाता, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में काफ़ी पॉपुलर थी, बल्कि यूँ कहना गलत नहीं होगा कि मैं पूरे ग्रुप की जान थी। सबने मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि तुम्हें तो पार्टी में ज़रूर आना है, और मैं भी उन लोगों को कह चुकी थी कि मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगी। अब मैं उन्हें मुंह उठाकर कैसे मना कर देती। मेरी एक दोस्त थी जिसको मैंने सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा मुझे आने की अनुमति नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर रिया परेशान हुई थी। उसने कहा, कुछ भी करो, लेकिन देखो तुमने ज़रूर आना है।
अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, फिर कहाँ ऐसा मौका मिलता है। और फिर ये भी तो सोच, तुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए या नहीं। इतना अमीर बाप है कोमल का, उसकी बेटी की सालगिरह की खुशी में पागल हो गया है, सबको रिटर्न गिफ्ट देगा। और तू ही तो कहती है कि तेरी बड़ी इच्छा है तेरे पास भी बड़ा वाला मोबाइल हो। रिया की बात सुनकर मैं मायूस भी हुई थी और मैंने अपने दिल में ये भी सोचा था चाहे कुछ भी हो मैं कोमल की बर्थडे पार्टी में ज़रूर जाऊंगी, मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। और फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने रिया को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं पार्टी में आना चाहती हूं और ये तभी मुमकिन है जब तू मेरी मदद करेगी। मेरी बात सुनकर रिया हैरान हुई थी। मैंने उसके कान में एक बात बताई तो वो और भी हैरान हुई, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उसका बाप इन्हीं चीज़ों का काम करता था। अगले दिन उसने मुझे एक छोटी सी शीशी लाकर दी थी। कहने लगी देख ज़्यादा मत डालना, थोड़ा थोड़ा ही डाल देना। अब मेरे दिमाग में प्लान बन गया था और मैंने घर वालों के सामने ये कहना छोड़ दिया था कि मैं कोमल की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ, बल्कि मैंने ऐसा जाहिर किया था कि मैं उन लोगों की खुशी में राजी हूँ। जबकि सालगिरह में जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे। मैंने घर में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की थी। अपने कपड़े मैंने खुद ही तैयार करके छुपा कर रख दिए थे। मम्मी ने पूछा भी था कि क्या हुआ अंशिका, बर्थडे पार्टी में जाने का भूत तेरे सर से उतर गया। तो मैंने भी झूठ मूठ की उदासी अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा था, हाँ मम्मी, जब आप नहीं मान रहे तो फिर मैं ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकती ना। मम्मी मेरी बात पर खुश हुई थी, कहने लगी अच्छी बेटियों की यही निशानी होती है कि वो माँ बाप की सारी बातें मानती हैं। मम्मी पापा के कहने के अनुसार मैं सुबह के टाइम अपनी दोस्त कोमल के घर चली भी गई थी ताकि उन लोगों को ये एहसास हो जाए कि मैंने उसको विश कर दिया है और उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। मैंने मम्मी से कह दिया कि मम्मी वो गिफ्ट भी मैं उसको दे आई हूँ, अब बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी सो जाऊँगी, खाने में क्या बना है। माँ ने कहा तेरा फेवरेट खाना बनाया है, दाल भात और भजिया भी बना है। मैंने कहा अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, चलो ठीक है मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। रात हुई तो मैंने कहा कि मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। मेरी माँ ने कहा चल अच्छा है, तुझे भी कोई काम करने का ख्याल आया। लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं सबके लिए खाना परोसने लगी और मैंने सबके खाने में थोड़ी थोड़ी नींद की दवाई मिला दी जो कि मैंने अपनी दोस्त से मंगवाई थी। उसने कहा था थोड़ी थोड़ी डालना, ज़्यादा मत डालना, लेकिन मुझे डर था अगर मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी और उन लोगों पर असर नहीं हुआ तो मेरा तो सारा प्लान ही कैंसिल हो जाएगा और करे कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे तो बस पार्टी में जाना था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाग जाए, इसलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही दवाई उन लोगों के खाने में डाल दी थी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र थी, इसलिए मैं अक्ल की बजाय दिल से काम ले रही थी, जज्बातों से काम ले रही थी। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं और मेरे घर वाले मुझ पर अभी से पाबंदियां लगा रहे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और फिर पार्टी में जाना कौन सा पाप का काम था, ये कहकर मैं अपने दिल को समझा रही थी। और फिर आजकल तो सब जाते हैं, जब बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा ही पाबंदियां लगाई जाती हैं तो फिर उनके दिमाग इसी तरह की हरकतें करते हैं। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। हम सब ने मिलकर खाना खाया। मैंने अपने खाने में दवाई नहीं मिलाई थी और मैंने अपने लिए थोड़ा सा ही खाना निकाला था क्योंकि मुझे अभी पार्टी में भी जाना था। वो सब लोग खाना खा रहे थे और मैं बीच में ही उठ गई। मैंने कहा कि मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ और छुपकर उन लोगों को देखने लगी। खाना खाए अभी उन्हें 5-7 मिनट ही हुए थे कि उनकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। भैया उठते हुए बोले कि आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए नींद भी आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी उठकर अपने कमरे में चले गए थे, ये कहकर कि नींद तो हमें भी बहुत आ रही है। मैं अपने प्लान को सक्सेस होता देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने कमरों में झांक कर देखा तो वो लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। मैंने जो शॉर्ट ड्रेस निकाली थी वो भी मुझे ये लोग कभी पहनने नहीं देते, अपनी दोस्त से ही मांग कर लाई थी, लेकिन आज मैं पहन रही थी। मैं मज़े से तैयार हो रही थी और खूब सारा परफ्यूम भी लगाया था। डांस कर रही थी और डांस करते करते मेकअप भी कर रही थी। मुझसे ज़्यादा खुश इस वक्त कोई भी नहीं था। तैयार होने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं खुद की ही तारीफ़ करने लगी। खूबसूरत तो मैं पहले भी बहुत थी, लेकिन इस खूबसूरत सी सेक्सी ड्रेस में और फिर हल्के फुल्के मेकअप ने तो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरी बर्बादी की रात थी।
माँ बाप और भाई को सुलाने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई थी कि मैं मेन गेट का दरवाज़ा बंद करना भूल चुकी हूँ। मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। बाहर ड्राइंग रूम में अंधेरा था, बस खिड़कियों से ही हल्की रोशनी आ रही थी और उस हल्की रोशनी में मैंने देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में कोई खड़ा हुआ था। डर के मारे मेरी सांसें अटक गई थीं। मम्मी पापा और भैया तो गहरी नींद सो चुके थे। फिर हमारे ड्राइंग रूम में ये कौन इधर से उधर घूम रहा था? मैंने ध्यान से देखा तो वो हमारे घर का नहीं था, क्योंकि जो कोई भी था उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखा था और उनके हाथों में भी हथियार थे। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मैं समझ गई थी कि ये लोग कौन थे। वो लोग डाकू थे जो चोरी करने के इरादे से आए थे और घर के अंदर का माहौल देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि उनमें से एक मर्द मम्मी पापा के कमरे में झांक रहा था और दूसरा भैया के कमरे में। दो मर्द ड्राइंग रूम में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। शायद ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था कि घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे और उनके लिए रास्ता साफ था। मैं जल्दी से अपना दिमाग चलाने लगी। मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों की नज़र में नहीं आना है, वरना आज मेरा क्या होता। ये सोच कर ही मेरे बदन में झुरझुरी सी होने लगी थी। दिल कांप उठा था। मैं वापस कमरे में पलटने लगी ताकि कमरे को अंदर से लॉक कर लूं, लेकिन इससे पहले ही एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो उन तीनों मर्दों से काफ़ी हट्टा कट्टा और लंबा मर्द था। चेहरे को मास्क से ढक रखा था, लेकिन आंखें साफ नजर आ रही थीं। मैं अंदर कमरे में जाती इससे पहले ही वो बिजली की तेजी से मेरी तरफ आया था और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी। मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो मुझे सर से लेकर पाँव तक घूरने लगा। दूसरे आदमी भी मुझे देख चुके थे, वो भी हमारे करीब आ गए। एक आदमी ने उससे कुछ कहना चाहा कि सरदार, लेकिन अभी उसके मुंह से सरदार ही निकला था कि उस आदमी ने, जिसने कि मेरी कलाई पकड़ी हुई थी, हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। कहने लगा, तुम लोग अपना काम करो, इस लड़की को मैं देख लूँगा। मैं अपना हाथ उस आदमी से छुड़ाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं चिल्ला चिल्लाकर अपने घर वालों को बुलाने लगी, लेकिन वो कहाँ उठने वाले थे। उनके सर पर तो ढोल भी बजाया जाता, तब भी उन्होंने नहीं उठना था, क्योंकि मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही दवाई उनके खाने में डाल चुकी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने क्या गलती कर दी है। अगर ये सब लोग जाग रहे होते तो शायद मेरे साथ कुछ गलत होने से बच जाता, लेकिन आगे जो मेरा अंजाम होना था, मेरा दिल काँप उठा था। मैंने खुद ही अपने लिए जाल बिछा दिया था और मैं अपने ही जाल में फंस चुकी थी। वो डाकू अब भी मेरी कलाई पकड़े था ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं, लेकिन मुझे अजीब नज़र से घूर रहा था। उसने कहा, क्या नाम है तेरा? उसकी आवाज़ बड़ी भारी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। हम लोग इतने गरीब लोग नहीं थे, हमारे घर में काफ़ी कुछ था। मेरी माँ के गहने थे, सबके मोबाइल थे और कुछ कैश भी पड़ा हुआ था, जो कि मम्मी पापा के ही कमरे में था। और मम्मी पापा का कमरा तो खुला हुआ था, क्योंकि वो नींद में ऐसे भरे थे कि कमरे को अंदर से लॉक भी नहीं कर पाए थे। वो तीनों मर्द कमरे में चले गए और कीमती सामान उठाने लगे, लेकिन डाकुओं का सरदार मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। मैं उसके इरादे भांप कर रोने लगी थी, उसके पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम घर का सारा कीमती सामान ले जाओ, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन उसके सीने में शायद दिल ही नहीं था, उसे मुझ पर दया नहीं आई। कहने लगा, तेरे घर की सारी कीमती चीज़ें बेकार हैं। अरे इतनी खूबसूरत हो तुम कि बड़े बड़ों के ईमान डोल जाएं। फिर मैं तो एक कमज़ोर सा मर्द हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये कहकर वो डाकुओं का सरदार मेरे करीब हो गया था। वो लोग हमारे घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गए थे, लेकिन इन सब कीमती चीज़ों के अलावा भी डाकुओं का सरदार कुछ और भी ले गया था, और वो थी मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी इज्जत। वो लोग हमारे घर से जा चुके थे और मेरे मम्मी पापा अब भी बेखबर सो रहे थे। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। उस सरदार ने मुझ पर बड़ा ही जुल्म किया था, मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा रोना धोना, गिड़गिड़ाना, विनती करना कुछ भी काम नहीं आया था। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था मैं कभी भूलने वाली नहीं थी। पूरी रात गुजर गई थी और मैं बेजान शरीर के साथ पड़ी हुई थी। मेरा फ़ोन भी बजता रहा। शायद मेरी दोस्त थी जो मुझे बुलाने के लिए बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन मैं तो पत्थर बनी बैठी थी। सुबह हो गई और सुबह के 11 बज गए जब मेरे भाई को कुछ होश आया था। उसने आसपास बिखरे सामान को देखा तो उसके होश उड़ गए थे। मम्मी पापा अब भी बेहोश पड़े थे और मैं ऐसी हालत में बैठी थी जिसे देखकर मेरे भाई की चीख निकल गई थी। वो चीख चीख कर झंझोड़ झंझोड़ कर मुझसे पूछ रहा था,
बताओ यहाँ क्या हुआ है, ये सब कुछ क्या है, घर की ऐसी हालत क्यों है। मुझे बार बार झंझोड़ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मेरे मम्मी पापा भी उठ गए थे। उसने उनको भी झंझोड़ कर उठाया था कि उठो, देखो क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से कमरे से निकल कर बाहर आए थे। घर की हालत देखकर वो सब कुछ समझ गए थे और धम से सोफे पर बैठ गए। सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं जिस हालत में थी, मेरी कहानी खुद ही मेरी हालत बता रही थी, क्योंकि मैं रात को पार्टी वाले कपड़े पहने हुए थी, जो अब भी पहने हुए थी। और तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी थी। मेरे भाई ने ही फ़ोन उठाया था। मेरी दोस्त थी जो कह रही थी, अंशिका क्या बात है, तू तो आने वाली थी और तेरा प्लान भी पक्का था कि तू अपने घर वालों को नींद की दवाई दे देगी और फिर पार्टी में आ जाएगी। लेकिन लगता है तूने खुद ही नींद की दवाई खा ली है, जो अभी तक तू जवाब भी नहीं दे रही। अरे तूने तो सब कुछ मिस कर दिया, बड़ा ही मज़ा आया था। अंशिका तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ। मेरे भाई ने फ़ोन दीवार पर दे मारा था, क्योंकि वो सब कुछ समझ गया था कि मामला क्या है। वो मेरे पास आया, मुझ पर चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा इसकी हालत तो देखो, क्या हुआ है इसको। वो लोग मुझे अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने ये बात पक्की कर दी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे घर वालों पर जैसे बिजली ही टूट गई थी, यानी कि हमारे घर से डकैती भी हो गई थी और हमारे घर की इज्जत भी चली गई थी। मेरे घर के सब लोग सदमे में थे। सबको पता चल गया था कि ये सब मेरा ही किया धरा था। मैंने ही सबको नींद की दवाई दी थी। मेरे भैया तो गुस्से से पागल थे, मेरी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। मम्मी ने ही किसी न किसी तरह भाई को रोका था। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। पापा अलग अपना सर पकड़े बैठे थे। पापा ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कराई, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि पापा का कहना था ऐसा करने से हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई मुझसे बात तक नहीं करते थे। मैं कमरे में बंद होकर रह गई थी, हर वक्त रोती रहती। मेरी सारी मस्तियाँ, सारी शौखियाँ ख़त्म हो गई थीं। मेरे दिल से उस डाकुओं के सरदार के लिए बददुआ निकलती थी। मैंने उसकी कितनी विनती की थी, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भी मुझे वो रात याद आती जो उस डाकू के साथ बिताए पल याद करती तो मुझे खुद से घिन महसूस होती। मैं बाथरूम में घुस जाती और ख़ुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती, लेकिन ऐसा लगता है ये गंदगी मेरे शरीर से लिपट गई है और छूटने का नाम नहीं ले रही। और फिर मैं बाथरूम में ही चीखें मार मार कर रोने लगती। मेरी चीखें सुनकर मेरी माँ कमरे में आ जाती और दरवाज़ा बजाने लगती। अंशिका दरवाज़ा खोलो, जो हो गया है उसे भूलने की कोशिश करो। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब कब तक इसका शोक मनाती रहोगी। लेकिन शायद ये शोक तो पूरी ज़िंदगी का हो गया था। अब मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी थी। मेरी दिन ब दिन बिगड़ती हालत से मेरी माँ का दिल बैठने लगा था। मेरी माँ पता नहीं मुझे कौन कौन सी घरेलू दवाइयाँ खिलाती। मैंने पूछा भी ये किस चीज़ की दवाई है तो वो मुझसे नज़रें चुरा गईं। कहने लगी तो बस दवाई खा, भगवान न करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ हो गया तो क़यामत ही आ जाएगी। लेकिन शायद माँ की दवाइयों में असर नहीं था और माँ के दिल में जो डर था वो सच्चाई बनकर सामने आ ही गया था। एक दिन मेरे पापा से कहने लगी, अंशिका के पापा, मुझे लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अंशिका की हालत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी है, खाना भी नहीं खाती और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मेरी मानो तो इसकी शादी कर दो। भगवान न करे अगर देर हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी माँ का इशारा किस तरफ था मैं साफ समझ रही थी। शायद पापा भी समझ चुके थे। कहने लगे, लेकिन इसके लिए रिश्ता इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा, और फिर इसकी हालत इतनी ख़राब है, ऐसे में कौन अपने बेटे से इसकी शादी करना चाहेगा। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे। रिश्ते वाली से कह रखा था कि मेरी बेटी के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ कर दो। मैं तो अब कुछ बोलती ही नहीं थी, सारे फैसले अपने माँ बाप पर छोड़ दिए थे। मेरी दूधिया रंगत मुरझाकर रह गई थी। मेरे ऊपर आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। इस बात को अभी 1 महीना गुजरा था कि मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो गईं। मेरी हालत देखकर मेरी माँ ने अपना हाथ सीने पर मारा था। कहने लगी, जिस बात का डर था वही हो गया। मेरी माँ मुझे अपनी एक जानने वाली डॉक्टर के पास लेकर गई। मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मेरी माँ तो बहन रोना शुरू कर चुकी थी और मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं था। कैसे हो सकता था ये सब कुछ। अचानक ही मेरा हाथ अपने पेट पर गया था। मैं उस दरिंदे, घटिया, नीच आदमी का अंश अपने पेट में कैसे पाल सकती थी।
नफरत थी मुझे उस आदमी से जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना था। मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ चुका था। मैं खुद के पेट में ही घूंसे मारने लगी थी। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे संभाला था। ये मेरे घर वालों पर दूसरी कयामत थी। अगर ये सब कुछ ना होता तो मामला दब गया था। सब लोगों को यही पता था कि डाकू आए थे और घर वालों को बेहोश करके डकैती करके चले गए हैं, लेकिन अब ये बात कैसे छुप सकती थी। वो डॉक्टर मेरी माँ की जानने वाली थी। मेरी माँ ने उससे विनती की कि वो और उसे सारी सच्चाई भी बता दी कि जो कुछ भी हुआ है मेरी बेटी की गलती नहीं है। हमारे घर डाकू आ गए थे और उन्हीं डाकुओं ने ये सब कुछ किया है। वो डॉक्टर भी मेरी माँ की हालत को और मेरी हालत को समझ रही थी। उसने कहा ठीक है, आप लोग 5 तारीख को आ जाना, हम ये मामला ख़त्म कर देंगे। हम लोग घर वापस आ गए थे और अब 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अगली शाम को ही पापा ने हम लोगों के सर पर बम फोड़ दिया। कहने लगे कि मैंने अंशिका के लिए एक रिश्ता देखा है और मैं तो सोचता हूँ कि फ़ौरन ही हाँ कर देते हैं। बड़े ही अमीर आदमी का रिश्ता है, बड़ा सा बंगला है, 3-4 गाड़ियाँ तो हमेशा उसके बंगले के बाहर खड़ी रहती हैं। खुद का बिजनेस है, राजा प्रताप नाम है उसका। मेरा भाई भी जानता था ये राजा प्रताप कौन था। उसने कहा हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अभी अभी बिजनेस की दुनिया में आया है, लेकिन आते ही उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मेरी माँ ने कहा लड़की से तो पूछ लो। उन्होंने कहा लड़की से क्या पूछना, बस उसकी शादी करवा देते हैं, और वो जो डॉक्टर वाला काम है वो भी मत करवाओ। जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर शादी कर देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी प्रताप भी यही चाहता है कि बस 2-4 दिन में ही शादी हो जाए, क्योंकि उसने अंशिका को कॉलेज के गेट के बाहर देख लिया था। उसकी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं उसने अंशिका को पसंद कर लिया है। बड़ी मुश्किल से अंशिका का पता निकलवा कर उसने हमारे घर रिश्ता भेजा है। पापा ने पूरी कहानी बताई थी। घर वाले तो मान गए थे, लेकिन जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी को धोखा नहीं दे सकती। और फिर मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में आप लोगों को पता है, फिर आप क्यों किसी को धोखा देना चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। मैं इतना बड़ा धोखा अपने पति को नहीं दे सकती। मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं उसे धोखे में रखकर शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगी ये सब कुछ तेरी ही गलती की वजह से हुआ है, और फिर जिसकी सज़ा हम सब लोग मिलकर भुगत रहे हैं। अगर अब तू चाहती है हम तेरी वजह से और ज़्यादा दुखी ना हो तो चुपचाप शादी कर ले। अगर फिर भी उल्टी सीधी हरकत करेगी तो समझ ले हम लोग तेरे लिए मर गए हैं और तू हमारे लिए मर गई है। हमारे घर से अभी और इसी वक्त निकल जा, तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये कहकर मेरी माँ कमरे से चली गई थी और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं कैसे शादी कर सकती थी, जबकि मुझे पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। किसी और का पाप अपने पति के सर कैसे डाल सकती थी, लेकिन शायद सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करवा दी गई। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली थी। अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम नौजवान था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क आए, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ कर दिया। मैं प्रताप की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी और अब उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं प्रताप को सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं उसे धोखे में नहीं रखूंगी। उसके बाद अगर वो मुझे अपनी ज़िंदगी में रखता है तो ठीक, नहीं रखता तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन लौटकर अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरी शादी करवानी थी, वो करवा दी, और ऐसे करवाई थी जैसे अपने सर से कोई बोझ उतारा था, मुसीबत उतार दी हो। और अब वो दोबारा मुझे अपने घर में वैसे भी घुसने नहीं देते। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं प्रताप को सारी सच्चाई बताऊंगी। अगर उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो चाहे कहीं भी चली जाऊं। मेरे दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से धड़क रही थीं, और जब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हुई थीं। आने वाला प्रताप ही था। उसके कदमों की आहट मैं अपने दिल तक महसूस कर सकती थी। वो चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ गया था। मेरे चेहरे पर घूंघट नहीं था और वो मेरे चेहरे को ही निहार रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि मेरी पलकें खुद ब खुद झुक गई थीं। मेरी सारी हिम्मतें जवाब देने लगीं। मैं उसे बताना चाहती थी, सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने अपने साथ लाया हुआ एक बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया था। कहने लगा अंशिका, इसमें तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है।
उसकी आवाज़ ऐसी गंभीर थी कि मैं एकदम से चौंक उठी थी। मेरे दिमाग में एक घंटी सी बजी थी। मैंने निगाह उठाकर प्रताप की तरफ देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी ही मासूमियत और शराफत थी। मुझे अपने ख्याल पर शर्मिंदगी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। मैंने सारी हिम्मतें जमा करके कहा कि देखिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहने लगा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो तुम मुझसे अभी करना चाहती हो? मैंने कहा, बहुत ही ज़रूरी है, और इस ज़रूरी बात के बिना मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। और मैंने हिम्मत करके प्रताप को सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं उस डाकू के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। मेरे माँ बाप ने आपको धोखा दिया है। शायद उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी इज्जत के साथ अपने घर की हो जाए और अपने घर में सुखी रहे। वो अपनी बेटी को बचा रहे थे, लेकिन अब आप जो भी फैसला करेंगे मुझे स्वीकार होगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो बिल्कुल ही चुप होकर बैठ गया था। उसकी ये खामोशी मुझे लंबी लग रही थी। अचानक ही वो उठकर खड़ा हुआ। मुझे पता था वो मेरे लिए क्या फैसला सुनाने वाला था, क्योंकि कोई भी मर्द ऐसी पत्नी को रखना नहीं चाहता जिसके साथ पहले से ही कोई मर्द रात बिता चुका हो और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें, जो कुछ भी हुआ मेरी गलती नहीं थी। मैंने माँ को मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने। अभी मैं कुछ और कहती इससे पहले ही प्रताप ने मुड़कर मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अगले ही पल प्रताप ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। मैं हैरान रह गई थी। वो ये क्या कर रहा था? कहने लगा, अंशिका, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम अस्पताल गई थी और डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि तुम माँ बनने वाली हो। तो वहीं पर मेरा एक दोस्त खड़ा था जिसने तुम्हें पहचान लिया था और ये भी पता कर लिया था कि तुम माँ बनने वाली हो। उसके बाद मैंने किसी न किसी तरह तुम तक अपना रिश्ता भेजा था और तुमसे शादी करके आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, क्योंकि इस बच्चे का बाप कोई और नहीं, मैं हूँ। उस रात जिस डाकू ने तुम्हारे घर पर हमला किया था, जिसने तुम्हारे घर से सामान लूटा था और तुम्हारे साथ बुरा किया था, वो कोई और नहीं, मैं ही था। मैं ही वो डाकू प्रताप हूँ। हम लोग बहुत पुराने समय से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, अब भी ये सब करते हैं और अपने इस काम को बिजनेस की आड़ में छिपा देते हैं। मेरे बाप दादा सबका यही काम था। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। तुम उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि इससे पहले मैंने कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था और तुम्हारे साथ वो गलत हरकत कर बैठा। मुझे पता चला कि तुम इस बच्चे को गिराना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे बाद में अपनी गलती का भी एहसास हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया हूँ और अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तो मुझे माफ़ कर दो। तुम भले ही मेरे पास मत आना, मेरी तरफ मत देखना, पर मेरी ज़िंदगी से जाने की बात मत करो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे बिना अब रहना नहीं चाहता। उस रात के बाद से ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैंने सारे गलत काम भी छोड़ दिए थे और जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी उससे मैंने बिजनेस शुरू कर लिया था। और अब तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये सच्चाई सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो तबीयत थोड़ी ठीक थी। वो न जाने कितनी बार मुझसे माफ़ी मांग चुका था। मैं उसके साथ एक घर में तो रह रही थी, लेकिन अभी तक मैंने उसे अपना आप नहीं सौंपा था, क्योंकि उसने उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे बर्बाद किया था। प्रताप मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता, लेकिन मैं प्रताप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। हम एक ही कमरे में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन अभी तक एक नहीं हुए थे। मैंने सोच लिया था मैं प्रताप के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मैं उस दिन बहुत रोई थी, क्योंकि मैंने मौत को छूकर बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे से नफरत करते करते भी वो बच्चा मेरे ही शरीर का एक हिस्सा था और मैं उसे खुद से अलग करना चाहती थी, लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत बड़ा था। और जब प्रताप को ये खुशखबरी मिली थी तो वो बहुत खुश हुआ था। उसने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी और अब मेरे सामने नज़रें झुकाए बैठा था। मैंने वो बच्चा उसके सामने बढ़ा दिया। मैंने कहा, प्रताप, ये तुम्हारा खून है, तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मैं इससे कोई संबंध रखना नहीं चाहती और ना ही तुमसे रखना चाहती हूँ। भूल जाना चाहती हूँ। अपना बच्चा लो और मुझे मेरी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने दो। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार में ही दर्द को गले लगा लूँ। जब जब तुम्हें देखती हूँ मुझे वो रात याद आने लगती है।
मुझे वो सिसकियाँ याद आने लगती हैं जो उस रात मेरे मुंह से निकली थीं और तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई थी। ये कहकर मैंने बच्चा प्रताप की गोद में दे दिया था। प्रताप के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, अंशिका, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया गलत किया, लेकिन मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका हूँ। ये मेरा ही बच्चा नहीं, हम दोनों का बच्चा है। इसे हम दोनों की ज़रूरत है। मेरी खातिर न सही, इस बच्चे की खातिर ही मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ये कहते कहते प्रताप ने मेरा हाथ थाम लिया था, जिसे मैंने झटक दिया था कि तभी मेरा बेटा रोने लगा। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी ममता भर गई कि मैंने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे चुप करवाने लगी। मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने उस मासूम बच्चे की तरफ देखा और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर दिल पर पत्थर रखकर मैंने प्रताप के साथ रहने का फ़ैसला कर ही लिया और मेरा फ़ैसला सुनकर प्रताप खुश हो गया था। वो मुझे अपने साथ घर ले आया। हमारा बेटा वंश 3 महीने का हो चुका है। प्रताप मेरी तरफ आस भरी नज़रों से देखता है, लेकिन मैंने अभी तक उसे ये अनुमति नहीं दी है कि वो मुझे छू भी सके, और ख़ुद से उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे करीब आ सके। लेकिन इतने महीनों तक प्रताप ने जो मेरी देखभाल की है, मेरा दिल उसकी तरफ से साफ़ होने लगा था, और कुछ मेरे बच्चे का चेहरा देखकर भी मेरे दिल में उसके लिए नरम गुस्सा पनपने लगा था। और एक रात जब प्रताप और मैं अपने बच्चे के साथ बेड पर खेल रहे थे, थोड़ी देर में ही वंश भी सो चुका था कि तभी प्रताप अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्रताप, थक गई हूँ मैं अब ये सब करते करते। ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ, मोहब्बत चाहती हूँ, और मुझे लगता है वो सुकून और मोहब्बत मुझे तुम्हारे साथ ही मिल सकती है। प्रताप, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ये कहकर मैंने अपना सर प्रताप के सीने से टिका दिया था। प्रताप को तो जैसे सारे ज़माने की खुशियाँ मिल गई थीं। उसने मुझे अपने सीने से खींच कर लगा लिया था। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।